राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यालयों के शुभारंभ, लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय नवसृजित अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, उप तहसील कार्यालय भवनों का शुभारंभ करेंगे तथा तहसील कार्यालय भवनों का लोकार्पण भी करेंगे। माननीय नवसृजित उपखंड कार्यालय भवनों का भी शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले आग्रह है उद्बोधन हेतु प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री आनंद कुमार जी से कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज के समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी, माननीय समस्त मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव महोदय, अध्यक्ष राजस्व मंडल जी एवं समारोह में शिरकत कर रहे समस्त अधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, राजस्व विभाग आमजन से जुड़ा हुआ विभाग है। नागरिकों को प्रतिदिन किसी न किसी कार्य से विभाग के अधिकारी या कार्मिक से संपर्क करना होता है। नागरिकों को सुविधा की दृष्टि से गत 3 वर्षों में राज्य सरकार ने 94 नवीन राजस्व कार्यालयों का गठन किया है, जिससे आम आदमी को अपने कार्य के लिए अधिक दूरी पर नहीं जाना पड़े। आज एक एडीएम कार्यालय, 12 नवसृजित उपखंड कार्यालयों, अट्ठाईस नवसृजित क्रमोन्नत तहसील कार्यालयों, 24 नवसृजित उपखंड उप तहसील कार्यालयों का शुभारंभ, 2 तहसील कार्यालयों का लोकार्पण व 2 उपखंड कार्यालयों का शिलान्यास किया जा रहा है। किसानों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में प्रदेश की 320 तहसीलों के भू विलेख को ऑनलाइन किया जा चुका है। धरा मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी किसान या व्यक्ति अपनी जमाबंदी, गिरदावरी, खेत का नक्शा अपने घर बैठे मोबाइल पर देख सकता है। कंप्यूटर से जमाबंदी व गिरदावरी की ई-साइन प्रतिलिपि भी घर पे प्राप्त कर सकता है। राज्य में गिरदावरी का कार्य भी ऑनलाइन ही किया जा रहा है। प्रदेश की बहुसंख्यक ग्रामीण जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से सर, आपने जो प्रशासन गांवों के संग अभियान की जो बजट में घोषणा की थी तथा 2 अक्टूबर से उसकी शुरुआत की गई थी, उसको सफलतापूर्वक सर जो किया जा रहा है। अभी तक सर 20 लाख से अधिक किसानों ने अपनी जमाबंदी की निःशुल्क जो है नकलें जो है प्राप्त की हैं। आपने सभी नकलों को फ्री में देने के निर्देश दिए थे, उसके अनुरूप सभी ने उसका लाभ उठाया है। इसी प्रकार सर 1.5 लाख खातों के विभाजन जो बंटवारे का एक ऐतिहासिक कार्य इन कैंपों के अंदर हुआ है। और सर जो पट्टा देना था वो भी अब 10 लाख जो है उसको क्रॉस कर चुके हैं सर। साथ ही बड़ी संख्या में अशुद्धि सुधार, नामांतरण, आबादी विस्तार के कार्य भी हुए हैं। ग्रामीण परिवेश के गरीब परिवारों को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चरागाह भूमि पर बसी आबादी के नियमितीकरण हेतु राज्य में प्रथम बार पॉलिसी भी बनाई है। सर, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग आम जन को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सर लगातार कार्य करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजस्व मंडल के अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी से संबोधन हेतु सादर अनुरोध है। मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, उपस्थित महानुभावों, सर, इस अवसर पर मैं आपका राजस्व परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह हम सभी लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि विगत समय में आपके द्वारा जिन नवीन कार्यालयों का सृजन किया गया उनमें से अधिकांश का शुभारंभ या लोकार्पण यहाँ पर आपके कर कमलों से संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर राजस्व न्यायालयों और राजस्ववाद के संबंध में कुछ बातें निवेदन करना चाहूँगा। राज्य में सर जो संभागीय आयुक्त से लेकर के और नायब तहसीलदार तक के न्यायालय हैं, उसमें 3,91,000 प्रकरण जो है लंबित हैं और 65,000 प्रकरण जो है रेवेन्यू बोर्ड में लंबित हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटियों की वजह से जो काश्तकार है या वादी है वो अपील में जाता है। तो मैंने यहाँ राजस्व मंडल में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया
किया, जिसमें पहली कार्यशाला अतिरिक्त संभागीय आयुक्त और RAA के लिए थी, दूसरी जो है अतिरिक्त जिला कलेक्टर के लिए, तीसरी SDM के लिए और चौथी जिला स्तर पर सारे ही राजस्व न्यायिक अधिकारियों के लिए थी। इन कार्यशालाओं के डिस्कशन और डिलिब्रेशन के आधार पर हम लोगों ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की राजस्व न्यायालयों को और उनको ये पाबंद किया कि तनकीवार फैसले किए जाएं। अगर लिमिटेशन एक्ट और CPC की एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं तो उनका पहले निस्तारण करें, वाद का निस्तारण बाद में करें। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार खुद मौके पर जाके तैयार करें और जो रास्ता के प्रस्ताव है वो ILR खुद मौके पर जाके तैयार करें। यही विधिक त्रुटियों की वजह से जो काश्तकार है या वादी है वो अपील में जाता है और असंतुष्ट रहता है और न्यायिक प्रक्रिया जो है लंबे समय तक चलती रहती है। तो हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो इन महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों की पालना करें और जो तथ्यात्मक जो है त्रुटियां होती हैं उनसे बचा जाए। रेवेन्यू बोर्ड में भी सर हम लोगों ने करीब 1 घंटे का समय बढ़ाया है। पहले 11:30 से 1:30 बजे तक कोर्ट लगती थी, अब 11 से 2 बजे तक लग रही है और निश्चित रूप से इससे जो है फैसलों की संख्या में वृद्धि होगी और उनकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। बेस्ट जजमेंट राइटिंग के लिए भी हम लोगों ने अवार्ड घोषित किया है सर, और हम राज्य स्तर पर एक संभागीय आयुक्त और एक RAA को और संभाग स्तर पर एक जिला कलेक्टर और ADM को और जिला स्तर पर एक जो है कलेक्टर और ADM को तथा SDM और ACM इनको जो है हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। अपने इसके अलावा जो परफॉर्मेंस के आधार पर बेस्ट तहसीलदार, ILR, गिरदावर और पटवारी इनको भी अवार्ड देने की व्यवस्था ये जो है कायम की गई है। DPC सर इस साल तक की हमने सारी करा दी है और इसके बावजूद जो पद बचे हुए हैं और जो जिस पर अनुभवी और एलिजिबल लोग उपलब्ध नहीं हैं तो उसके लिए हम लोग स्थानापन्न जो है पदोन्नति के प्रस्ताव जो है वो तैयार करके वो राज्य सरकार को भेज दिए हैं और वो शीघ्र ही एडहॉक प्रमोशन भी उस पर हो जाएगा सर। 5378 जो पटवारी के रिक्त पद हैं उसके लिए अभ्यर्थना जो है अपन ने कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी थी और 23 और 24 अक्टूबर को एग्जाम भी संपन्न हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही जो है पटवारियों के रिक्त पद भी जो है भर दिए जाएंगे। इस तरह श्रीमान आपके मार्गदर्शन में और आपकी प्रेरणा से जो है हम लोग ये सारे जो प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्य हैं उनको तत्परता पूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नवसृजित अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय भवन का शुभारंभ हेतु सादर निवेदन। नवसृजित अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय नीम का थाना सीकर और श्रीमान से पुनः अनुरोध 12 नवसृजित उपखंड कार्यालय भवनों का शुभारंभ हेतु। नैनछा जिला सीकर, नारायणपुर जिला अलवर, गोविंदगढ़ जिला अलवर, लवाण जिला दौसा, मंडावर जिला दौसा, सीकरी जिला भरतपुर, उज्जैन जिला भरतपुर, भिंडर जिला उदयपुर, आबू रोड जिला सिरोही, पावटा जिला जयपुर, जोधपुर उत्तर जिला जोधपुर, जोधपुर दक्षिण जिला जोधपुर और अब श्रीमान से पुनः निवेदन 24 नवसृजित उप तहसील कार्यालय भवन के शुभारंभ हेतु। नवसर्जित तहसील कार्यालय माधोराजपुरा जिला जयपुर, क्रमोन्नत तहसील कार्यालय आंधी जिला जयपुर,
तुंगा जिला जयपुर, दोवड़ा जिला डूंगरपुर, गामड़ी अहाड़ा जिला डूंगरपुर, बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर, कल्याणपुर जिला बाड़मेर, नौखड़ा जिला बाड़मेर, नौगांवा जिला अलवर, टप्पूकड़ा जिला अलवर, आऊ जिला जोधपुर, सेतरावा जिला जोधपुर, नगर फोर्ट जिला टोंक, मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर, बहरा वंडा जिला दौसा, बैजूवाड़ा पाड़ा जिला दौसा, सैंथल जिला दौसा, बस्सी जिला चित्तौड़गढ़, गुढ़ा गोड़जी जिला झुंझुनू, मंडावा जिला झुंझुनू, सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़, दलोट जिला प्रतापगढ़, कुराबड़ जिला उदयपुर, नया गांव जिला उदयपुर, सांजू जिला नागौर, सम जिला जैसलमेर, नेछुआ जिला सीकर और अब पुनः अनुरोध माननीय से नवसृजित उप तहसील कार्यालय के शुभारंभ हेतु। फोफाना हनुमानगढ़, डोंगराना जिला हनुमानगढ़, आनंदपुर कालू जिला पाली, बिचून जिला जयपुर, ताला जिला जयपुर, गुढ़ा कटला जिला दौसा, पापड़दा जिला दौसा, कुंडल जिला दौसा, साहवा जिला चूरू, बनकोड़ा जिला डूंगरपुर, ओबरी जिला डूंगरपुर, दुधवा जिला बाड़मेर, माटाडू जिला बाड़मेर, रिंगस जिला सीकर, जावदा जिला चित्तौड़गढ़, गंडाला जिला अलवर, चितावा जिला नागौर, रायथल जिला बूंदी, दिवेर जिला राजसमंद, बांधनवाड़ा जिला अजमेर, आगोलाई जिला जोधपुर, बोरुंदा जिला जोधपुर, गोड़ा विश्नोइया जिला जोधपुर, देशनोक जिला बीकानेर और अब तहसील कार्यालय के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण हेतु माननीय से पुनः अनुरोध। तहसील कार्यालय टहला जिला अलवर, नारायणपुर जिला अलवर और पुनः निवेदन नवसृजित उपखंड कार्यालय भवन के शिलान्यास हेतु। नवसृजित उपखंड कार्यालय लोहावट जिला जोधपुर, अराई जिला अजमेर, अब उद्बोधन हेतु निवेदन है माननीय राजस्व राज्य मंत्री महोदय से, कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय गहलोत साहब, सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, सब मेरे विधायक साथीगण, चीफ सेक्रेटरी आर्य साहब, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन साहब, सभी अधिकारीगण, राज्य सरकार पिछले 3 सालों में जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसके अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए
पिछले 3 वर्ष 6 अतिरिक्त एडीएम कक्ष, 17 उपखंड, 38 तहसील, 33 उप तहसील, उनमें कुल 588 ढाणी मजरे राजस्व गांव दर्ज किए गए और करीब 320 के आसपास तहसीलों को रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया। और ऑनलाइन होने से आज गांव में बैठा आम आदमी अपने मोबाइल में, एक धरा मोबाइल है ऐप, उससे आराम से उसमें खेत खातेदारी किसके नाम से है, उसका नक्शा किस तरह से है, और गांव में ई मित्र से उसकी जमाबंदी नकलें प्राप्त कर सकता है। साथ ही तहसील उप तहसील उपखंड बनने से गांव में जो दूर गांव थे उनको सुविधा हुई है। कोई भी काम चाहे तहसील का हो आराम से आकर के तहसील में करा सकता है। और एक घोषणा होने से, नव तहसील बनने से, उप तहसील बनने से सरकार के प्रति एक भावना बढ़ेगी। जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी जन घोषणा पत्र में, उसके अनुरूप हमारी तहसील खुली है। वाकई में कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं। कुल मिलाकर के पिछले 3 साल में जन घोषणा पत्र के अनुरूप 70% काम हुए हैं। उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्षेत्र में हुआ है। पिछला जो अभियान अभी चला है प्रशासन गांवों के संग, उसमें पहला जो मुख्य काम हुआ बंटवारे हुए। बंटवारे से लोग बड़े खुश हैं। इसलिए खुश है, पहले बंटवारे की रजिस्ट्री करानी पड़ती, पैसे लगते, तब कम पैसे में ही गांव में बंटवारे हुए हैं। और कई बुजुर्ग लोग मिले थे कि वो खुल के कह रहे थे कि बंटवारा होने से न केवल मतलब एक रिकॉर्ड में एंट्री, परंतु हमें जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, तो पीछे पथारी पर बात करेंगे कि कितने समझदार लोग थे कि बंटवारा हाथवात करके पीछे बेटी लड़े नहीं, जमाना भाई आपस में लड़ते हैं। इससे बहुत बढ़िया संदेश गया। वाकई में हर कैंप में कहीं 30 बंटवारे में, कहीं 20 बंटवारे में, और लोगों को मतलब इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे कचहरी में गोते खाने पड़ते थे, वकीलों को खर्चे करने पड़ते थे, घर में बैठे बैठे हुए बहुत खुशी हुई। साथ ही जो मतलब एक पहले जो कब्जा कर रखा था उनका बाड़े का, उसको आवंटन वेस्ट न करके आपने जो मतलब तब्दील किया, उसका रहवासी पट्टा ले सकते हैं, उससे बड़ी खुशी है। और साथ में जो खातिरदारी खेत में 1000 था, उसको 1500 कर दिया। तो उस पट्टे के आधार पर लोन लेने में सुविधा होती है। मान लो खातेदारी खेत पे अगर लोन है, और अगर खेत का पट्टा घर में आबादी बना, तो उसमें बैंक से लोन ले सकता है, उसकी सुविधा है। साथ ही जो गैर खातेदार थे उनको भी खातेदारी दी गई है। साथ में पिछले अभियान पहले माननीय गहलोत साहब ने पिछले सरकार में चलाए थे, वो N13 में चले थे, ये सरकार के मध्य में चले। उसके लोगों को खुशी है कि पिछली बार ही प्रचार था तो वोटों को लेकर, इस बार जब मतलब अभी 2-2.5 साल बचे हैं, तो लोग ही महसूस के वाकई में काम करना चाहते हैं, तभी हुए। साथ ही जो नियमन का मामला था, वो पहले तो मतलब सेटलमेंट से थे, अब 15 कर दिया, और जो अतिरिक्त उसका भी 15 कर दिया। उससे लोगों को काफी रिलीफ मिली है। साथ ही जो छोटे बड़े काम अभियान में खुल के काम हुए हैं साहब। हम हर अभियान जस्ट मेरे परिवार जिले में गए हैं, मेरे खुद के जिले में गए, वाकई में अभियान से लोग संतुष्ट हुए। मतलब साहब आप कल्पना करोगे कि जो अपंग आता है उनको छड़ी तक दी जा रही, तो लोग बड़े खुश हुए कि मतलब गहलोत साहब कितना ध्यान रखा, बुजुर्ग आदमी को छड़ी दी जा रही, वो बड़े खुश होते हैं। ट्राई साइकिल देते हैं उसको, मतलब उससे मतलब एक माहौल बढ़ता है, पेमेंट करते हैं, मीटर हाथ बदलते हैं। तो प्रशासन गाँव की संख्या बड़ा मतलब फायदा मिला सरकार को। मैं इसी बात के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा कि आपने मतलब बहुत सारी घोषणा की, केवल घोषणा नहीं, उनको पालना हुई, भवन बन के तैयार हुए, और भवन बन के जब तैयार हुआ तो लोगों को दुगनी खुशी है। आपने मतलब इस तरह की घोषणा करके, और पुनः मतलब उपखंड मुख्यालय पे या तहसील स्तर पर तमाम लोग जो आज जुड़े हुए हैं, वो आपको बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुखराम बिश्नोई जी, माननीय राज्य मंत्री राजस्व। और अब श्री रामलाल जाट, माननीय मंत्री राजस्व, द्वारा संबोधन के लिए निवेदन है।
श्री रामलाल जी जाट, माननीय मंत्री राजस्व। आपकी आवाज नहीं आ रही मंत्री महोदय, इस बारे में जरा टेक्निकली चेक करा लें। माननीय मंत्री महोदय, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही है, कृपया इसको चेक करा के पुनः आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। संभवतः तकनीकी खराबी है। मैं अब सादर निवेदन करूंगा माननीय अब निवेदन है मंत्री महोदय मुरारी लाल जी से, कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। हम सबके परम सम्मानीय लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, सभी मंत्रीगण जो वीसी से जुड़े हुए हैं, सीएस साहब, अभी जो आपने, क्योंकि सबसे बड़ी यदि प्रदेश में समस्या होती है तो पहली राज्य से संबंधित बात होती है, और राजस्व को लेकर के ही अधिकतर लोग, चाहे छोटे मोटे मामले हों, नामांतरण के मामले हों, तकासमा के मामले हों, अन्य प्रकार के मामले, लोग परेशान रहते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे विशेषकर दौसा जिले में पिछले बजट में 2 उपखंड कार्यालय, 3 तहसील कार्यालय और 3 उप तहसील कार्यालय आपने खोले, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनका शुभारंभ भी हो चुका। ज़्यादातर बजट घोषणाएं होती रहती हैं, और जब पिछली बार जब बजट घोषणा हो रही थी तो हमारे बीजेपी वाले साथी ये कह रहे थे, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा थी ऐसी कर दी, लेकिन ये इतनी घोषणाएं इम्प्लीमेंट कैसे होंगी। हमें खुशी इस बात की है कि हमारे जिले में तो जितनी भी बजट घोषणाएं हुई थी, चाहे रेवेन्यू संबंधी थी, चाहे हमारे रोड संबंधी थी, चाहे विद्युत संबंधी थी, आज की तारीख में 100% घोषणाएं हमारी पूरी हैं। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। इसी तरह से मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर भी अधिकतर घोषणाएं पूरी है। ऐसा शायद पहले भी मैंने कभी किसी बजट में देखा नहीं कि कोरोना काल होते हुए हमारी इतनी बजट घोषणाएं पूरी हों। माननीय, और मेरा एक निवेदन और आपसे है कि हमारे दौसा जिला अलवर जिले से लगता हुआ जिला है, और अलवर जिले के करीब 5 या 6 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से चाहती हैं कि वो दौसा जिले में मिले, क्योंकि उनको अलवर जाने के लिए बहुत बड़ा सेंचुरी पड़ती है। करीब 80 से 100 किलोमीटर को लंबा चलना पड़ता है। दौसा आने के लिए मात्र 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी दौसा की जनता के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, और आपका अलवाड़ों के लिए भी सारे के सारे 100% लोग चाहते हैं कि हम दौसा जिले में रहें। बाकी अभी जो प्रशासन गाँव के संग अभियान चला है, मैं प्रतापगढ़ जिले का प्रभारी हूँ। प्रतापगढ़ जिला इस मामले में काफ़ी आगे रहा है, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे और मामले हो, और दौसा जिले में लगातार हम लगे हुए हैं। हमने अधिकतर कैंप करे हैं, और जितना इन कैंपों के माध्यम से आम जनता को फायदा हुआ, सारी जनता आपकी आभारी है। मैं समझता हूँ कि ऐसी विकट परिस्थितियों में भी, कोरोना काल होते हुए आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी डेवलपमेंट के मामले में हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। इसलिए पूरी प्रदेश की जनता आपका आभारी है, और हम सब भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। धन्यवाद श्री मुरारी लाल जी मीणा, माननीय राज्य मंत्री कृषि विपणन। और अब उद्बोधन हेतु मेरा आग्रह है श्रीमती शकुंतला रावत जी, माननीय मंत्री उद्योग, राजकीय उपक्रम एवं देवस्थान। सम्माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, सभी यहाँ पर उपस्थित मंत्रीगण, जुड़े हुए विधायकगण और सभी अधिकारीगण, आज का जो कार्यक्रम है वो जमीन से जुड़ा हुआ और ग्रामीण से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारा भारत देश और राजस्थान कृषि प्रधान देश है, तो सबसे ज्यादा समस्याएं ग्रामीण में रहती हैं। ये सबसे बड़ा जो एक सराहनीय काम हुआ है प्रशासन गांव के संग, कि गांव के अनपढ़ व्यक्ति को, बुजुर्ग को या महिला को
बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। तहसील जाए वो, एसडीएम ऑफिस जाए वो, या बीडीओ ऑफिस जाए वो, या किसी और ऑफिस में जाए, तो सारे ही विभागों की जो सुविधाएं अवेलेबल हुई प्रशासन गांव के संग में, चाहे वैक्सीनेशन हुआ हो, चाहे उसमें चिरंजीवी योजना से जुड़ना हो, चाहे पेंशन योजना हो, विकलांग सर्टिफिकेट हो, तुरंत वहीं की वहीं मौके पर सारे काम हुए। ये बहुत सराहनीय कदम। और राजस्व विभाग में जो सबसे ज्यादा काम हुए पूरे राजस्थान में, सभी जगह जो बंटवारे का जो केस चल रहे 30-30 साल से, मेरे विधानसभा में 31 साल से केस चल रहा था, उसका समाधान हुआ वहां पर। और सभी जगह जो पट्टे दिए गए, बंटवारे का केस हुआ, रजिस्ट्री हुई, उनको खातेदारी, इंतकाल खोलना, तो इस तरीके के जो ये कार्य हुए बहुत ही सराहनीय। मैं सीकर की प्रभारी हूँ, तो वहां एक एक दिन में 1500 पट्टे, कई हजार, 700, 800, तो ये बहुत ही एक उत्कृष्ट कार्य हुआ है कि निपट्टे के लिए ग्रामीण में क्षेत्र में चक्कर लगाने पड़ते थे, कई पेशियां उनको अटेंड करनी पड़ती थी। तो राजस्व विभाग का सराहनीय काम। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में नारायणपुर को पहले उप तहसील अपने कार्यकाल में हुआ, फिर अब तहसील बना और उपखंड बना। तो ये एक दूसरी तहसील में लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, वहीं की वहीं सारी सुविधाएं, युवाओं को अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाना हो, निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, ये सारी चीजें अपनी ही तहसील में वहीं की वहीं, उनको कोई विकल्प से जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें युवा के और महिला और बच्चों के ज्यादा हित का काम है, किसानों के हित का काम है। बहुत सराहनीय है। धन्यवाद सब। अब सादर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया हमें उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान। क्यों सुरेंद्र और कर लो, हम नहीं जुड़ सकते हो तो एक बार वापस कोशिश करो। सर नमस्कार। अब जुड़ गए। अब सर नमस्कार। अब आपकी आवाज आ रही, बोलिए आप। सर नमस्कार। सर आज नवसर्जित कर्मोन्नत राजस्व इकाइयों के जो शुभारंभ, लोकार्पण, शिलान्यास के प्रोग्राम में आपकी कृपा से मैं सभी मंत्री जी, अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि आपके द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जिसकी बदौलत आम जन को राहत प्रदान करें। गांधी जी का जो सपना था दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति को फायदा मिले, वो काम इस राजस्व अभियानों के माध्यम से मिल पा रहा है। श्रीमान, आपके द्वारा दूर दराज गांव में बैठे हुए लोगों को, जो आज 21वीं सदी में देश आने के बाद अभी भी एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, पटवार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, इसके लिए आपने डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से धरा ऐप बनाकर, जो आज के युग में बहुत जरूरी है, मोबाइल के माध्यम से लड़के खुद अपनी जानकारी रख सकते हैं। एक नई पहल शुरू की और इन कैंपों के माध्यम से नए कार्यालय जो खोल रहे हो, उस कार्यालय जो आज जगह जगह, जब आप पिछली बार मुख्यमंत्री थे, अभी मुख्यमंत्री बने, तो इस डिपार्टमेंट में केवल आपके ही द्वारा ये कार्यालय खोले गए, जिससे आम लोगों को राहत प्रदान की गई। मुझे याद है 8 से 13 के बीच में आपने जहां जिन लोगों की मांग आई वहां एसडीएम ऑफिस और तहसील और उप तहसील खोली गई। श्रीमान, इस कार्यकाल में भी आज आपने इतने बढ़िया किसानों के हित के निर्णय लिए, आम लोगों के हित के निर्णय लिए, जिसमें राजस्व डिपार्टमेंट के ये कार्यालय खुलने से उनको दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, आसानी से काम होगा। इसके साथ ही आपने नियमों में इतना सरलीकरण किया है, उन सरलीकरण की वजह से आम लोगों को फायदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात, जो लोग आज नीचे पटवार ऊपर करतार को मानते थे कि ऊपर भगवान है नीचे पटवार है, आपने पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदारों को भी प्रमोशन देकर नई भर्तियां, जो वैकेंसी काफी दिनों से वैकेंट थी, पिछली सरकार में इतने पद खाली थे, 3-3, 4-4 ग्राम पंचायतों में एक पटवारी हुआ करता था, वो सारा इस कैंपों के माध्यम से वो कमी जो थी, जिसमें कोरोना काल भी शामिल हो गया, वो कमी निकल गई। इन कैंपों में लाखों की संख्या में आज पंचायत राज में भी 10 लाख पट्टे बने, लगभग 15 लाख हमारे नामांतरण खोले गए। इतने ही सर शुद्धिकरण, जो एक बहुत बड़ा काम,
हर काम में 2-5 हजार रुपए एक किसान के खर्च हुआ करते थे, जहां एप्लीकेशन लिखने के लिए, वकील की फीस देने के लिए, और कभी कभी तो अधिकारी नहीं होने की वजह से समय पे उनको वापस भेज दिया जाता था। वो तमाम काम 22 विभाग आज हर पंचायत मुख्यालय उपलब्ध हैं और उनके काम हो रहे हैं। मैंने औचक निरीक्षण जब से आपने मंत्रालय मुझे दिया, 4-5 जिलों में मेरा जाना हुआ, औचक निरीक्षण बिना सूचना के श्रीमान मैं वहां गया, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि वहां जितने रेवेन्यू 50% काम केवल रेवेन्यू राजस्व विभाग के हो रहे हैं, उससे संतुष्ट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। थोड़ी सी दिक्कत आई थी पेरा फेरी जो शहरी सेक्टर, नगरीय सेक्टर में, उन लोगों का भी आपने कमेटी के माध्यम से सरलीकरण किया, अब वो पट्टे मिलना शुरू होंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय श्रीमान आपके द्वारा इन राजस्व अभियानों में किया गया। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोल पाऊंगा सर, मैं एयरपोर्ट में बस में ही था, आपसे जब चल रही थी, आपने हैदराबाद भेजा था, तो हैदराबाद से मैंने एक पंथ दो काज किए। अगली सरकार वापिस आए, सब कुशल मंगल रहे, कोरोना नहीं आए, तो मैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने चला गया था। मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारी जी को निवेदन भी किया था कि मैं थोड़ा लेट पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे जुड़ पाया हूं। मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करूंगा। और इन कैंपों से रियली, मैं कोई आपके सामने नहीं कह रहा हूँ सर, पूरे राजस्थान की जनता सुन रही, ये रियली हकीकत है कि इतना बड़ा निर्णय, जो इतने नियम सरलीकरण, इतने लाखों लोगों को ये फायदा हो रहा, जिसमें आम जन में खिलाफ के लोग भी इस मजमे आम में फैसले हो रहे हैं। भूमिहीन लोगों को भूमि मिल रही, नियमन करने का काम हो रहा है। सबसे बड़ा एक और के 500 वर्ग मीटर तक किसान अपने खेत का सहपरिवर्तन कन्वर्जन करवा रहा है, जो फ्री में, उसको कनेक्शन नहीं मिल पाता। अपने खेत पे 5 रुपए वर्ग मीटर दिए जाते थे, आज 500 वर्ग मीटर 2-5 हजार का हर किसान को फायदा हो रहा। तो मैं इस कैंप के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीसी के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये कैंप लगाए। श्रीमान आपने तारीख भी बढ़ाई, फॉलो पिछले कैंप पिछली बार भी लगे सर, लेकिन इन कैंपों की खासियत ये रही कि तमाम प्री कैंप हुए और तमाम अब फॉलो कैंप हो रहे हैं। ये बड़ा काम, पहली बार पावती दी गई, उसको नंबर सहित रजिस्ट्रेशन, बहुत बड़ा बदलाव इन कैंपों में हुआ श्रीमान। तो मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इन कैंपों को बखूबी आपकी भावना के अनुसार निश्चित रूप से काम किया है, और हम इसको और अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो और ज्यादा काम हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद सर। आवाज खत्म नहीं हुई। हमारे राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब, हमारे वरिष्ठ नेता शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, उद्योग मंत्री बहन शकुंतला रावत जी, राजस्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई जी, राज्य मंत्री कृषि विपणन मुरारीलाल मीणा जी, और राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग भंवर सिंह भाटी जी, विधायक गोपाल मीणा जी जो यहाँ उपस्थित हैं, चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, अध्यक्ष राजस्व मंडल राजेश सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजस्व विभाग आनंद कुमार जी, अन्य अधिकारीगण, पूरे इस प्रोग्राम जुड़े हुए तमाम संभागीय आयुक्तगण, कलेक्टर साहबान और अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमका थाना, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पूरे प्रदेशवासियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज जिस रूप में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें उद्घाटन और लोकार्पण हुए नवसर्जित अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नवसर्जित क्रमोन्नत तहसील कार्यालय, नवसर्जित उप तहसील कार्यालय और लोकार्पण हुआ तेरला व नारायणपुर अलवर, शिलान्यास हुआ जोधपुर में लोहावट अराई। जब मेरे पूर्व वक्तों ने कहा कि किस प्रकार से जो बजट में घोषणाएं हुई थी, अभी मुरारी मीणा जी कह रहे थे, वो घोषणा पूरी भी हुई, और ये बात हकीकत है कि
पूरे राजस्थान के अंदर जब कभी जो फीडबैक मिलता है तो इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए कि कोरोना काल के बावजूद भी जो बजट पेश किया गया उस वक्त किस तरह की आशंकाएं थी। बजट को वेलकम तो सबने किया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट आ सकता है कोरोना के बावजूद भी। पर खुशी की बात की है कि इतनी घोषणा के बावजूद भी घोषणा लागू होना दूसरी उपलब्धि है। इसके लिए मैं तमाम हमारे साथियों को, मंत्रीगण साथी है या विधायक लोग हैं या जितने भी हमारे अधिकारी गण हैं, सबने समर्पित होकर काम किया, समर्पित होकर कमिटमेंट के साथ काम किया, तब जाके संभव हुआ। सुनने को मिलता है चाहे पानी हो, बिजली हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, और आज जो ये राजस्व के काम हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में तहसील, उप तहसील, एसडीओ ऑफिस खोलना, उससे जो सुविधाएं मिलेगी और जो हमारा नारा संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देने का, उसमें बहुत बड़ी सुविधाएं प्राप्त होती है। क्योंकि जब नजदीक में ऑफिस होता है तहसील का, उप तहसील का या एसडीओ का, तो उसको एक सहूलियत मिलती है आम गांव ग्रामीण व्यक्ति को भी, आम व्यक्ति को भी। जो उपलब्धि हुई है अभी इतनी बड़ी तादाद में खुलने के बाद में और सुविधा मिलेगी, एक बात है। और मुझे बताया गया 588 ढाणी हो गई मेजर, उनको भी राजस्व गांव का दर्जा दिया गया। 588 गांव का दर्जा मिल गया। अब गांव में जो बनने वाली हर योजना का लाभ वहां तक पहुंचेगा, जो बड़ी ढाणी भी है। प्रशासन गांव के संग अभियान अपना आप में अनूठा था, जिसके अभी राजस्व मंत्री जी और आनंद कुमार जी और राज्य मंत्री जी सब बता रहे थे किस रूप में इसका इम्पैक्ट हुआ। ऐसे अभियान से एक समय के बाद चलते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले हो जाते हैं अभियान के रूप में, अन्यथा लोगों को तकलीफ होती है। अभी जो नियमन हुए बाड़ों के भी और निवासों के भी, वो बहुत बड़ा फैसला था। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लाखों में जो पट्टे मिले हैं, 10 लाख पट्टे मिल गए, आप सोच सकते हो कि जिनको पट्टे मिले हैं उनको कितनी खुशी हुई होगी। 15 लाख अभिलेखों में शुद्धिकरण भी अपना आप में उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। नामंत्र खुलना 15 लाख का, 1.5 लाख खातों का विभाजन, बंटवारा होना, जो भी राजस्व मंत्री जी कह रहे थे, राज्य मंत्री, बंटवारों के काम, भूमि आवंटन के काम, 4,500 हेक्टेयर भूमिहीनों को पट्टे मिल गए, 15,000 भूमिहीनों को। तो ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। उसके लिए मैं राजस्व मंत्री जी को, इनके तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी सहित अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारी दी गई अच्छे ढंग से उसको निभाया और बहुत शानदार ये कैंप कामयाब रहे। मुझे भी 15-20 जगह जाने का मौका मिला। हर कैंप में मैंने देखा 22 विभाग के लोग बैठे हुए थे, उन सब में उत्साह था काम करने का, एक प्रतिबद्धता झलक रही थी। उसी रूप में उन्होंने लोगों को राहत देने का काम किया। मुझे खुशी है कि अब फॉलोअप कैंप लगेंगे, जिसकी घोषणा की जा चुकी है। राजस्व मंत्री जी भी कह रहे थे फॉलोअप कैंप भी बड़े गंभीरता के साथ होने चाहिए, जिससे कि जो काम बच गए हैं, नहीं हो पाए हैं, वो काम भी उन लोगों को राहत मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि ये काम भी अपना आप में एक अभियान की तरह चलना चाहिए और तारीखें तय होके किस प्रकार से पूरे हों। ये धरा मोबाइल ऐप पर जमाबंदी, गिरदावरी, खसरा, नक्शा, आसामी से जुड़े सभी दस्तावेजों का आमजन उपलब्ध करवाए गए। ये भी अब IT का जमाना है। इस कारण संभव हो रहा है कि उसका कैसे हम उपयोग कर सकें। आपने उपयोग करने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि और ज्यादा हम कैसे इसको, जैसे पेपरलेस आपने
रेवेन्यू ऑफिसर को बनाया है ई गवर्नेंस के लिए। अब जो राजस्व अधिकारी ऐप पटवारी गिरदावरी करने वाले और तहसीलदार को ऑनलाइन आवेदन पर कार्य कर सकते हैं। तो ये तमाम फैसले जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत लंबा अरसा लगा, 20 साल पहले जब सरकार हमारी थी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड को कैसे IT बेस बनाए, उसी लिए मैं टीम भेजी थी बॉम्बे महाराष्ट्र को देखने के लिए। स्टैंप का जो सिस्टम होता है उसके भी IT बेस कैसे बने, उसके लिए भी वो टीमें गई थी। टाइम लगा, पर मैं समझता हूँ धीरे धीरे राजस्व रिकॉर्ड बन गए और उसमें सब तरह की आसानी हो जाएगी। इसी रूप में ये गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट जो बना था और राइट टू हियरिंग एक्ट बना, पिछली बार सरकार थी हमारी तब, उसके लिए मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कहना चाहूँगा कि ये दोनों एक्ट जो है जिस उद्देश्य से बनाए गए वो उस उद्देश्य से कामयाब नहीं हो पाए। कारण चाहे कोई रहे हो, सरकार भी हमारी बदल गई, नई सरकार का हो सकता है कि जिन उद्देश्यों को लेके हमने सोचा था उनमें वो कन्विंस नहीं हुए होंगे या अधिकारी उनको कन्विंस नहीं कर पाए होंगे, कोई बात हो सकती है, कोई डेमोक्रेसी है। तो सरकार बदलने के बाद में दो अगर एक्ट लागू ढंग से होते तो ये जो कैंप लगते हैं, रेवेन्यू कैंप लग रहे हैं गाँव में या सिटी में कैंप लग रहे हैं, प्रशासन शहरों के संग अभियान, हो सकता उसमें काम का दबाव कम रहता, फिर ये हो सकता था। क्योंकि अधिकांश कई लोगों के काम तो दो कानून के आधार पर पूरे हो जाते और राइट टू हियरिंग तो पूरे कंट्री में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने सुनवाई का अधिकार दिया पब्लिक को, पर लागू नहीं हो पाए। इस बात का मुझे दुख भी है। अब मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि तमाम कलेक्टर साहबान बैठे हुए हैं, तमाम कमिश्नर्स बैठे हैं, सब अधिकारी बैठे हुए हैं। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए एक बार मीटिंग अलग बुला के और नए सिरे से कैसे ये लागू हो सकते हों, जिससे कि लोगों की सुनवाई होने लग जाए अधिकार के साथ में। अधिकार के साथ में सुनवाई और बिना अधिकार के साथ में सुनवाई, रात दिन का फर्क है। जैसे यूपी गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और विजय सोनिया गांधी जी ने जब सूचना का अधिकार कानून बनाया पार्लियामेंट के अंदर, महात्मा गांधी नरेगा का एक्ट बनाया पार्लियामेंट के अंदर, रोजगार का अधिकार दे दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया, RTE दे दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट का दे दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल। ये पार्लियामेंट्री एक्ट बन चुके हैं, तो अधिकार मिल गया पब्लिक को। उसी ढंग से अगर ये गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट और राइट टू हियरिंग एक्ट, 2 एक्ट अगर लागू करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। अधिकार के साथ में मांगने वाली बात कर पाएगा और देने वाला भी उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस पे हम सबको ध्यान देने का आवश्यकता है, जिससे कि गुड गवर्नेंस की जो भावना सरकार की है उसको हम लोग पूरा कर सकें, उसकी तरफ आगे बढ़ सकें और बिना अधिकारियों के जो ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब लगा के नीचे पटवारी तक जो है, बिना अधिकारियों के इसमें पूरी तरह नए सिरे सोचने से ही संभव होगा। क्योंकि ये एक बार जब कोई एक्ट बनते हैं और लागू नहीं हो पाते हैं तो फिर लागू करना थोड़ा मुश्किल काम भी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रास्ता निकालेंगे, क्योंकि अब जो एक्टिविस्ट है वो मांग कर रहे हैं, नए कानून की मांग कर रहे हैं कि दोनों को मिला के आप नया कानून लाओ। नए कानून लाएंगे उसमें टाइम भी लगेगा और पता नहीं किस रूप में वो क्या क्या सुझाव आएंगे उसके अंदर। मैं चाहता हूँ 2 कानूनों को अगर हम लोग ढंग से लागू कर दें तो एक्टिविस्ट तो मिसेज अरुणा राय है या वो निखिल डे हैं और भी कई साथी हैं, उनका कमिटमेंट इस कदर है इन कामों के लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो RTI बनी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो उन्हीं की शुरुआत की हुई थी कोई जमाने के अंदर, और संयोग से मैं
जब सीएम चीफ मिनिस्टर बना 98 के अंदर, उसके पहले उनके धरनों में मैं खुद गया, मैंने कमिटमेंट कर लिया और संयोग से मैं खुद ही सीएम बन गया। तो हमने यहाँ से शुरुआत करी बनाने की कानून, प्रशासनिक, फिर एक्ट लाए, फिर उसको पार्लियामेंट तक बन करके वो अब पूरे देश के अंदर कानून का रूप ले लिया। पर शुरुआत राजस्थान से उसकी हुई। तो अरुणा राय जी का, निखिल डे का कमिटमेंट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सब कामों के अंदर, सोशल ऑडिट के अंदर भी है, सब में है। तो ये 2 कानून जो लागू नहीं हो पा रहे हैं, इसका मुझे भी दुख है। मैं चाहूंगा कि वापस इसके लिए कोशिश की जाए। बाकी जो है रेवेन्यू बोर्ड के बारे में जो हमारे वही बात कर रहे थे, उसमें मैं चाहूंगा कि इसको राजेश सिंह जी का अपना अनुभव है जिंदगी भर के, और रेवेन्यू बोर्ड में आपने अच्छे नवाचार किए हैं। केसेस बहुत लंबी थे तो सालों से हैं, अब कैसे उसको हल कर सकते हैं उसमें आप थोड़ा सोचें कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है, ये ऐसे केसेस होते रेवेन्यू के कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी चली जाती है, फैसले नहीं होते। क्या बीतती उसके ऊपर। गांव में कोई कारण से वो फंस जाते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं, परिवार में झगड़े हो जाते हैं, और वो मुकदमे चलते चलते कहाँ से कहाँ तक पहुँचते कलेक्टर, RAA, फिर रेवेन्यू बोर्ड, फिर पता नहीं हाई कोर्ट भी आ सकते हैं कोई लोग। पीढ़ी खत्म हो जाती है, 1 पीढ़ी खत्म हो जाती है, 2 पीढ़ी खत्म हो जाती है। क्या बीतती होगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप तो लेफ्टिस्ट विचारों के व्यक्ति रहे हैं, आपको ज्यादा इसमें रुचि देनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि राजेश सिंह जी कुछ नवाचार जो शुरू किए हैं, इन्होंने क्या किया है, कार्यशाला बनाई आपने ADM लेवल की, SDM लेवल की, 2 और 2 कौन सी बनाई सर? ये 4 थी। पहली वाली तो एडिशनल डिविजनल कमिश्नर और RAA की, दूसरी थी ADMs के लिए, तीसरी SDMs के लिए, और चौथी ये जितने ट्रेंड ऑफिसर्स थे, ट्रेंड ऑफिसर, हाँ, इन्होंने जिले पर जाकर के की कार्यशाला सर। अच्छा। बेसिकली क्या है कि कोई महत्वपूर्ण या तो तथ्य ओवरलुक होता है या कोई महत्वपूर्ण लीगल प्रोसीजर जो है वायलेट होता है, तभी आदमी अपील में जाता है। बेसिकली ये सर वकीलों का एक तरह से है उस तरह का कि एक लंबा चलता रहे तो उसमें उनको भी फायदा है, काश्तकार को तो खैर नुकसान ही है। तो उसमें क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए 5 लिमिटेशन एक्ट है, जैसे अगर हमें 60 दिन के अंदर अपील दायर करनी है और हमने 120 दिन में करी, तो 5 लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेशन लगता है। उसमें ये देखा जाता है कि जेन्युइन रीजन था लेट अपील फाइल करने का, आदमी बीमार पड़ गया या उसका कोई ऑपरेशन हो गया, उसके घर में कोई शादी हो गई वगैरह वगैरह। अब वो कोर्ट उसको डिसाइड करती है। कई बार क्या करते हैं कि वो लैकुना रह जाता है, वो 5 लिमिटेशन एक्ट तो डिसाइड नहीं करते और मेन जो वाद है वो डिसाइड कर देते हैं। अब वो आदमी ऊपर जब अपील में जाता है तो इसी बिंदु पर जो है वो मामला रिमांड होता है कि आप पहले तो 5 लिमिटेशन एक्ट डिसाइड करिए उसके बाद ये करिए। या जैसे कोई पार्टी बनने की दरखास्त देता है, वो ऑर्डर 1 रूल 10 होता है सर। मान लीजिए किसी ने अपनी जमीन बेच दी, तो अब वो जो परचेजर है वो आता है पार्टी बनने के लिए। अब वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई और आपने मेन सूट डिसाइड कर दिया, तो फिर वो मामला अपील का बनता है। इसी मुद्दे पर क्या होता है कि वो फिर रिमांड होता है कि नहीं, पहले आप इनको पार्टी, ये जो एप्लीकेशन है इसको डिसाइड करिए, फिर जो है करिए। एक कागजात का होता है सर कि कोई कागजात पेश कर रहा है तो उस पर रिमांड हो जाता है कि पहले इन कागजात के बारे में आप देखिए कि ये लिया जाए, पत्रावली में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये छोटे छोटे लैकुना है सर जिनके आधार पर होता था। तो ये जो चारों कार्यशालाएं हुई सर, इसमें थ्रेड बेयर डिस्कशन किया हम लोगों ने, और वरिष्ठ वकील, रिटायर्ड IAS IPS, रिटायर्ड जजेज, उनको भी बुलाया और उसके आधार पर एक एडवाइजरी भी जारी की सर कि किन बिंदुओं पर जो है इनको फैसले लिखने हैं। जैसे एक सर ये मतलब जो विभाजन का प्रस्ताव जो अभी 1.5 लाख जो है अभी हुए हैं सर कैंप के दौरान, इसमें अगर तहसीलदार मौके पर नहीं जाता है और मौके पर नहीं भी जाए तो ये लोग क्या करते हैं सर, काउंटर साइन लिख देते हैं, प्रति हस्ताक्षरित। इस प्रति हस्ताक्षरित का मतलब कि पटवारी ने तैयार किया और आपने उसको चुपचाप साइन कर दिए। उसको अगर केवल साइन करें तब भी उससे भी काम चल जाता है, कागज का पेट भर जाता है।
और फिर वो नहीं तो इसी बिंदु पर रिमांड होगा कि तहसीलदार ने जो है नहीं बनाया, वो एक्ट के खिलाफ हो जाता है। ऐसे रास्ते का प्रस्ताव सर पटवारी ने वो तो सीएस सर्कुलर भेज सकते हैं, आप भेज सकते हैं सर, हमने ऐसा भेजा, कोई नहीं करेगा। हमने एक एडवाइजरी जारी करी है। काउंटर साइड कोई नहीं करेगा उसको। हाँ बिल्कुल सर, वो अब तो पूरी उसकी पालना हो रही है सर। उनके एक्शन होगा अगर। बिल्कुल सर। और एक हमने ये भी किया, ये लोग ये सोचते हैं कि पीठासीन अधिकारी जो है अगर कोई फैसला कर दे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने चारों कार्यशाला में इनको इस बात के लिए पाबंद किया कि आपका जो काम है अर्ध न्यायिक काम है, सेमी जुडिशियल है। तो अगर आप कोई विधि विरुद्ध फैसले करते हैं तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है हम लिखेंगे। पाली जो RAA है उन्होंने कोई एक फैसला किया जिसमें 30 तारीख की डेट दी और 26 तारीख को फैसला कर दिया बिना दोनों पार्टी को नोटिस दिए, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए लिखा भी है। तो इस तरह से अपन कोशिश कर रहे हैं सर कि एक जो है पारदर्शिता का और अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास किया। इसलिए मैंने कहा कि एक केस लंबित है, इसके ऊपर भी कोई बड़ी सोच रखनी चाहिए हमें, कैसे निपटारा करें। डबल आर सबसे ज्यादा बेईमान है। STO फिर जिम्मेवार है, रेवेन्यू बोर्ड जिम्मेवार है, बीच वाली कड़ी बिल्कुल ही साहब। देखो आजकल तो वो काम था डिविजन कमीशन को दिया है सर। वो अभी आप जरा इस पे सोचे, अभी नहीं, एक काम करें आप जरा ये रेवेन्यू बोर्ड और ये नीचे वाला रेवेन्यू का जो भी है काम, इसके ऊपर एक सोच डेवलप होनी चाहिए। अन्य राज्यों में क्या वो देख लें, थोड़ा स्टडी का हवाला है सब जगह। किसी को भेजना पड़े भेज दीजिए टीम को। हम चाहेंगे हम बेस्ट क्यों नहीं हों, राजस्थान बेस्ट क्यों नहीं हो सर। जब आज़ादी के बाद में तो जो भूमि का मालिक बनाया था किसान को भी, उस वक्त से ही राजस्थान का एक नाम अलग रहा है देश के अंदर। तो हम चाहेंगे कि आप जरा इस पर सोचें, अपन बैठ के बात करें, कभी आप मुझसे मिलिएगा, कोई बुलाते हैं तो हम चाहेंगे कि इसके ऊपर कोई क्या कमेटी बनाए। आप बताइए कि सुझाव हुआ आपका तो एक्सपर्ट की, या आप देखें नहीं हम लोग जो काम कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं राज्य की बेस्ट क्या हो सकता है, लाखों लोगों को बड़ा हो जाएगा। एक छोटा सा निवेदन सर ये था, अभी आपके आने के पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी से और राजस्व राज्य मंत्री जी से बात हो रही थी। एक तो सर जैसे हमारे 20 पद स्वीकृत हैं मेंबर्स के, इसमें आज की तारीख में 10 पद भरे हुए हैं, 10 खाली हैं। तो आधे पद जो है मेंबर्स के खाली हैं। तो जाहिर सी बात है कि ठीक कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर उनका होता है, उनकी नियुक्ति होती है तो सीधे सीधे डबल डिस्पोजल होगा सर। ये क्या है कि सर मेंबर के पास जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए, तो मैं बात करता हूँ, ये बात ठीक कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा फोरम है सर, छोटी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत बड़ा फोरम प्रेस्टीजियस है सर। कितने लोगों का फ्यूचर, परिवार का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है रेवेन्यू बोर्ड। सर ये जो मेंबर्स हैं इनको हम लोग उतनी जो एक आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे उनके पास एक क्लर्क और एक चपरासी है। अब 4 फैसले लिखते ही उनका टाइपिस्ट हाथ खड़े कर देता है कि साहब अब इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। तो आप ऐसा कीजिए, मैं ये तो कह रहा हूँ आपको, आप नए सिरे से रेवेन्यू बोर्ड के बारे में आपके क्या सुझाव है सर? आप खुद ही एक्सपर्ट हैं, अगर आप चाहें तो 2 एक्सपर्ट और ले लीजिए साथ में, जो फीडबैक लेकर के ये रिपोर्ट तैयार करें 1 महीने के अंदर। 1 महीने में मैं चाहूंगा उस पर मैं डिस्कशन करूं सर। जो जो आपकी डिमांड थे, जो आप बता रहे हो जिस रूप में, हम चाहेंगे रेवेन्यू बोर्ड का काम बहुत तेज गति से बढ़े और फैसले त्वरित हो, पेंडिंग केसेस किसी जगह समाप्त हो। और ये हो सकता है अगर आप लोग तय कर लें कि हमें पेशी आगे नहीं देनी है तो, क्योंकि आप जानते हो पेशी आगे क्यों ली जाती है, दोनों पार्टियों को जो सूट करता है वो करते रहते हैं। वकीलों को आपने खुद ने कहा सूट करता है, ये खुद वकील है हमारे राज्य मंत्री। तो ये जो है आप जरा इसको देखें, बोलिए। इसमें से एक और क्या होता है कि किसी SDO के यहाँ से या कलेक्टर साहब के यहाँ से केस गया, 5 साल तक रेवेन्यू बोर्ड में पड़ा रहा और 5 साल बाद फैसला होकर आता है, रिमांड होकर के आता है कि इसको SDO सुने। वो तो कह रहे हैं, ये तो रिमांड तो दोबारा जन्म होता है, फिर वो बेचारा वहाँ से शुरू करता है। 5 साल तक रहते हैं, 5 साल तमाम बातें जो है ना, इस पे मैं चाहता हूँ एक बार अपन डिस्कशन करके फैसला करें। जो आपने खुद ने अनुभव किया है, 1 महीने बाद में मैं बात करता हूँ आपसे। सर मैं जो आसपास के अपने बोर्ड्स हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह का, इनका स्टडी करवा लेता हूँ। आप खुद जाके आ सकते 2-4 जगह जहाँ आपको लगे कि यहाँ स्टेट काफी आगे हमसे हैं। अगर आपको महसूस होता है या फीडबैक मिलता है, आप कोई चले जाएं।
और ये अपनी टीम को भेजने से आपके ऊपर है। सर मैं चाहूंगा इस पे अपन पूरी तरह से टॉप प्रायोरिटी दे करके, रेवेन्यू विभाग इतना इम्पोर्टेंट विभाग रहा है, कोई जमाने से चीफ सेक्रेटरी के बाद में रेवेन्यू सेक्रेटरी नाम ही आता था, वो टाइम भी था। अब आजकल उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं मानते हैं, वो बात नहीं रही, लोग कहते हैं। मैं तो आज वही बात है, कितने लाखों परिवारों का भविष्य निर्भर कर रहा है, चाहे बोर्ड हो या पटवारी के ऊपर। पटवारी आपके क्या कहते हैं, संख्या खाली पड़ी पटवारियों की, एक पटवारी 3-3 पंचायत देंगे बेचारों को, फिर हम उनके ऊपर कहेंगे नहीं आप काम नहीं किया आपने, आप एपीओ कर दो, उनको ट्रांसफर कर दो, पनिशमेंट दे दो। क्या मतलब, जब अपन खुद लगाने की स्थिति में नहीं है तो टाइम पे उनकी भर्ती हो, पटवारी हर जगह रहे, बजाय कि 3-3 पंचायत हो, 4 में काम दे उनको। ये तमाम काम मैं चाहता हूँ कि नए सिरे से हम लोग इसको फैसले करें। सर आप फर्स्ट वीक में देंगे तो मैं बजट आएगा, हो सकता है बजट के अंदर हमें आराम मिल जाएगा कुछ फैसले करने में। सर जितना जल्दी आप दे सको, अगर 20 दिन दे तो और भी अच्छी बात है, पर 31 जनवरी तक देना ही देना है आपको। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये तमाम बातें जो है मैं समझता हूँ कि अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में इस विभाग पे भी, और जो रेवेन्यू संबंधित मामले हैं, रेवेन्यू कैंप जो हुए हैं, इसके लिए मैं पुनः एक बार सबको बधाई दूंगा, क्योंकि वास्तव में उसकी बहुत तारीफ हो रही है और लोगों को राहत बहुत ज़्यादा मिली है। 22 विभागों का कल मैंने रिव्यू किया बैठ के, 22 विभागों सबका रिव्यू किया पूरी कैबिनेट के साथ में। अच्छा लगा मुझे कि हर विभाग ने अपनी भूमिका अदा करी है, हर विभाग ने भूमिका अदा करी। वो किताब में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हर विभाग की डिटेल चाहिए मुझे, किस विभाग ने क्या क्या काम किए हैं, वो हमारा आधार बन जाएगा सब मंत्रीगणों का भी, हम सबका बात करना। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आप सबको, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार ऑनरेबल मुख्यमंत्री महोदय। आपके नेतृत्व और निर्देशन में प्रदेश विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों का स्पर्श कर रहा है। यह गति निर्बाध रूप से आगे भी चलती रहेगी। पुनः आभार श्रीमान। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। Your meeting has ended.